नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुद्रा एवं ऋण यानी मनी एंड डेब्ट के पीवाईक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई? 1950, 1954, 1957, 1960। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1957। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1 अप्रैल 1957 को प्रारंभ की गई, जिसे नया पैसा नाम दिया गया। फिर 1 जून 1964 को दशमलव प्रणाली को आधार बनाकर नया पैसा को पैसा में परिवर्तित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा छापा जाता है आरबीआई में, वित्त मंत्रालय में, संसद में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा नासिक में छापा जाता है, जहां एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जिन 4 प्रिंटिंग प्रेस में भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति करता है वे हैं देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी? 1862, 1542, 1601, 1880। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1862। भारत में 1862 में कागजी मुद्रा पहली बार शुरू की गई। ब्रिटिश भारत में 1861 के कागजी मुद्रा अधिनियम के तहत नोट जारी करने का एकाधिकार सरकार को दिया गया। ब्रिटिश भारत में विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत नोटों का पहला सेट 10, 20, 50, 100, 1000 मूल्य वर्ग के नोट के रूप में जारी हुआ। आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 1949 में स्वतंत्र भारत द्वारा जारी किया गया पहला बैंक नोट, जिसमें किंग जॉर्ज के स्थान पर नोट के वाटरमार्क विंडो में सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेयर कैपिटल की प्रतीक के साथ नोट जारी किया गया। अगला प्रश्न, भारत में उत्प्रवाही द्रव्य यानी हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? मुद्रा प्लस आरबीआई में आरक्षित निधि, शुद्ध जीडीआर, शुद्ध एफडीआई, एफपीआई। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी एफपीआई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को उत्प्रवाही द्रव्य या हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। सामान्य हॉट मनी से तात्पर्य धन के उस स्रोत से है जो अत्यधिक लाभ या ब्याज प्राप्ति के उद्देश्य से अति अल्प समय में ही एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित हो जाती है। अति अल्पकाल की अवधि के विदेशी बैंक लोन को भी हॉट मनी की श्रेणी में रखा जाता है। इसके विपरीत स्थिति वाली मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कही जाती है। दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जो ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है जिसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए हॉट मनी, गर्म मुद्रा। अगला प्रश्न, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन होती है, कमाने में बहुत कठिन होती है, विकसित देशों को बिलोंग करती है, विकासशील देशों को बिलोंग करती है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी विकसित देशों को बिलोंग करती है। कौन सी मुद्रा? हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा, क्योंकि यह ज्यादा स्थायी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मूल्य संचय के रूप में कार्य करना, लेखा इकाई के रूप में प्रयुक्त, उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त। मुद्रा के कार्य कौन से हैं? विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना मुद्रा का कार्य है। मूल्य संचय के रूप में कार्य करना मुद्रा का कार्य है। लेखा इकाई के रूप में भी मुद्रा कार्य करती है, लेकिन उपभोग
विनियमित करने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मुद्रा के कार्य को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक या मुख्य कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य। प्राथमिक या मुख्य कार्य में क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। गौण कार्य में स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण, लेखा इकाई के रूप में। आकस्मिक कार्य में अधिकतम संतुष्टि, राष्ट्रीय आय का वितरण, पूंजी की तरलता में वृद्धि, साख का आधार, शोधन क्षमता की गारंटी। अतः मुद्रा उपभोग को विनियमित करने का कार्य नहीं करती, क्योंकि किसी वस्तु का उपभोग उसमें निहित उपयोगिता के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण उपलब्ध होते हैं? दीर्घकालिक ऋण, मध्यावधिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अल्पकालिक ऋण। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। अल्पकालिक ऋण कौन से होते हैं? अल्पकालिक ऋण वे ऋण होते हैं जिनकी अवधि सामान्यतः 1 वर्ष या उससे कम की होती है। इस ऋण में ब्याज दर काफी ऊंची होती है। अगला प्रश्न, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, याचना मुद्रा बाजार भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। मुद्रा बाजार 2 प्रकार के होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित मुद्रा बाजार की मुख्य तकनीकी है याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार आदि। परंतु इन सभी तकनीकी में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक भाग याचना मुद्रा बाजार है, जो अल्पकालिक होती है। अगला प्रश्न, मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है अनुलोमतः ब्याज दर के साथ, अनुलोमतः मूल्य स्तर के साथ, अनुलोमतः रोजगार परिणाम के साथ, प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ। साथियों, मुद्रा का मूल्य घटता और बढ़ता है प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ, अतः सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मुद्रा के मूल्य और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब कीमत स्तर बढ़ेगा तब क्या होगा? मुद्रा का मूल्य घटेगा, और जब कीमत स्तर घटेगा तब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। अगला प्रश्न, द्रव्य की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। साथियों, यदि द्रव्य की पूर्ति यानी मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे, यानी कम ज्यादा ना हो, तब यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तब क्या होता है? ब्याज दर बढ़ जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न, किसी भी चीज को मुद्रा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना, कीमत उद्धृत करने के लिए मानक इकाई अवश्य ही सरलता में विभाजित होना चाहिए, वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना, सही कूट का चयन करना है, 1 2 4, केवल 2 और 3, 1 2 और 3, 1 3 और 4। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? किसी भी चीज को मुद्रा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना चाहिए। सही कथन है। कीमत उद्धृत करने के लिए मानक इकाई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में भी काम करनी चाहिए। सही है। अवश्य ही सरलता से विभाजित होनी चाहिए। सही ऑप्शन है। वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना यह आवश्यक नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 1 2 और 3। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि के साथ यानी CRR में वृद्धि के साथ, जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि के साथ, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि के साथ, देश की जनसंख्या में वृद्धि के साथ। दोस्तों, मुद्रा गुणक जनता की बैंकिंग आदत में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक
मनी मल्टीप्लायर जनता में बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। मुद्रा गुणक प्रारक्षित मुद्रा M0 में वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति अथवा व्यापक मुद्रा M3 में वृद्धि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। मुद्रा गुणक बराबर होता है M3 बट्टे M0, यानी M3 बराबर मुद्रा गुणक इंटू M0, अर्थात प्रारक्षित मुद्रा के साथ यदि मुद्रा गुणक अधिक हो तो मुद्रा पूर्ति अधिक होगी। प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि से मुद्रा गुणक कम होगा। M3 में वृद्धि से मुद्रा गुणक भी बढ़ता है। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो गई तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा गुणक में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक में वृद्धि होगी बैंकिंग आदतों में वृद्धि होने से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि मुद्रा गुणक में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृद्ध मुद्रा बट्टे आधार मुद्रा, वृद्ध मुद्रा बट्टे आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा बट्टे आधार मुद्रा, आधार मुद्रा बट्टे आरक्षित मुद्रा। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी वृद्ध मुद्रा बट्टे आरक्षित मुद्रा, यानी ब्रॉड मनी बट्टे रिजर्व मनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंक के पास मांग जमा, बैंक के पास समय जमा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में व्यापक धन ब्रॉड मनी M3 में शामिल हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों, भारत में व्यापक धन यानी ब्रॉड मनी में M3 में शामिल है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा। तो तीनों इसमें शामिल हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आरबीआई ने 1967-68 तक मुद्रा मापक के रूप में M का प्रयोग करती थी। M बराबर C प्लस DD प्लस OD के रूप में था। 1968 से 73 तक M3 मापक का प्रयोग किया जाने लगा। 1973 में आरबीआई में 4 वैकल्पिक मापक का प्रयोग किया गया, M1, M2, M3, M4। M1 जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक के पास लोगों की मांग जमाएं प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं। M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में बचत जमाएं। M3 M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की समय जमाएं। M4 M3 प्लस डाकघर की सावधि समय प्लस मांग जमाएं। आरबीआई ने M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहा। मुद्रा पूर्ति की यह माप 1998 तक जारी रही। YB रेड्डी समिति ने 1997-98 में नए मापक का विचार दिया, मौद्रिक समग्र और तरलता समग्र। मौद्रिक समग्र में M0, M1, M2, M3 और तरलता समग्र में L1, L2, L3। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस किस के योग से वृद्ध मुद्रा बनती है? जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सावधिक जमा राशि, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। सही कूट चुनिए। 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4। वृद्ध मुद्रा किससे बनती है? जनता के पास करेंसी से, बैंकों के पास जमा राशि से, बैंकों में सावधिक जमा राशि से, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, भारत में M3 के अंतर्गत शामिल होता है बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों के पास मांग जमा, जनता के पास कागजी मुद्रा, उपयुक्त सभी। भारत में M3 के अंतर्गत शामिल होता है बैंक के पास सावधि जमा, बैंक के पास मांग जमा, जनता के पास कागजी मुद्रा, यानी डी उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा, करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2। सबसे पहले आएगा करेंसी, इसके बाद क्या आएगा? बैंकों के पास मांग जमा, इसके बाद क्या आएगा? बैंकों के पास बचत जमा, और लास्ट में क्या आएगा? बैंकों के पास सावधिक जमा। तो सही ऑप्शन होगा 4, 1, 3, 2।
तो 4, 1, 3, 2 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपायों में से किन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंक में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। सही कूट चुनना है, केवल 1, केवल 2 और 4, 1 और 3, 2, 3 और 4। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किससे होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई खरीदेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा। सही ऑप्शन है लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, इससे वृद्धि नहीं होगी। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, इससे वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करने से कमी होगी, न कि वृद्धि, तो ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 और 3। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति अपनाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिणात्मक व गुणात्मक उपायों का प्रबंध करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है या मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। सही कथन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य विश्व बैंक निर्धारित नहीं करता। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कितनी मांग है यह निर्धारित करती है। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित नहीं होती है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य संबंधित देश की सरकार की स्थिरता, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। जिस देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग अधिक होती है उस देश की मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जिस देश की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य कम अनुमानित होते हैं ऐसे देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है। संबंधित देश की स्थिरता से भी मुद्रा का मूल्य लगभग नियंत्रित होता है तथा स्फीति एवं अस्फीति की स्थिति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में किन कारकों का योगदान है? भारत में आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। भारत में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा के अर्जन का योगदान है। सरकारी व्यय बढ़ने का योगदान नहीं है, रेमिटेंस का योगदान है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, ऋण जाल को परिभाषित करने वाले सही कथन का चयन कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें वह पूर्व में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए ऋण लेती है। वह स्थिति जिसमें कोई अर्थव्यवस्था पूर्व में लिए गए ऋण के भुगतान से ज्यादा ऋण लेती है। वह स्थिति जिसमें कोई अर्थव्यवस्था पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज के लिए भी कर्ज लेती है। वह स्थिति जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि दर उसके विदेशी कर्ज की वृद्धि दर से पीछे हो जाती है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऋण जाल किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें वह पूर्व में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए और ज्यादा ऋण लेती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रेत्र परीक्षण आधार पर 10 रुपए के 1 बिलियन नोट पॉलीमर या प्लास्टिक में शुरू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे कौन सा उद्देश्य है? नोटों के जीवन काल को बढ़ाना, जालीकरण का सामना करना, मुद्रा ढलाई की लागत में कमी करना। सही कूट चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। भारत सरकार एवं आरबीआई ने श्रेत्र परीक्षण आधार पर 1 रुपए के 1 बिलियन नोट पॉलीमर या प्लास्टिक के पीछे शुरू करने का उद्देश्य था नोटों का जीवन काल बढ़ाना।
और जालीकरण समाप्त करना, मुद्रा ढलाई की लागत को कमी करना नहीं था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। 2013 में इनका परीक्षण देश के 5 शहरों में प्रारंभ किया गया था: शिमला, कोच्चि, जयपुर, भुवनेश्वर, मैसूर। यह परीक्षण भौगोलिक एवं जलवायु के साथ समायोजन की दृष्टि से भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया विश्व का प्रथम देश है जिसने पॉलीमर के नोट जारी किए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, आरबीआई। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, जबकि आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आरबीआई इसका अंग है। मुद्रा बाजार में आरबीआई को केंद्रीय स्थान मिला है और वह बाजार में करेंसी तथा उधार के प्रवाह को नियंत्रित करती है। आईडीबीआई यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1 जुलाई 1964 को स्थापित की गई। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आईसीआईसीआई की स्थापना वर्ष 1955 में की गई। इस निगम का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोन्नत करना, वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना इत्यादि है। अगला प्रश्न, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोने इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचना के कारण राजकोष में राजस्व हानि। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर अपवंचना के कारण राजकोष में राजस्व की हानि भारत में काले धन के सृजन में चिंता का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न, बिटकॉइन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक विकेंद्रीकृत प्रोक्स मुद्रा है। इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों द्वारा सृजित किया जाता है। आरबीआई ने इसे जनवरी 2016 में एक वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की है। सही कूट चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत प्रोक्स मुद्रा है। सही ऑप्शन है, इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों द्वारा सृजित किया जाता है। सही ऑप्शन है, आरबीआई ने इसे वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। बिटकॉइन एक डिजिटल एवं विकेंद्रीकृत प्रोक्स मुद्रा है। इस पर किसी संस्था या देश का अधिकार नहीं है। इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों द्वारा सृजित किया जाता है। बिटकॉइन का उपयोग भौतिक रूप से चीजों की खरीदारी में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका उपयोग ऑनलाइन ही किया जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण या विकास सोत्सी नाकामोतो द्वारा किया गया। दातव्य है कि इसे अभी तक आरबीआई ने एक वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की है। साथियों, मुद्रा एवं ऋण के पीवाईक्यू में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ। तब तक यदि आपने इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।